नमस्कार। आज हम इतिहास पर चर्चा करते हैं। इतिहास का विवरण, इतिहास का ब्यौरा, इतिहास की कहानी आदि के बारे में विचार करते हैं। इतिहास क्या होता है, इतिहास क्यों लिखा जाता है, इतिहास में किस किस का विवरण होता है, इतिहास को दर्शन की संज्ञा कब दी जा सकती है, इतिहास का स्वरूप क्या है, इन सब के बारे में आज हम विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं कि सभ्य समाज में मनुष्य के कार्यों और मनुष्य की उपलब्धियों का उल्लेख किया जाता है। रेनियर, जो कि एक महान इतिहासकार हैं, उन्होंने हिस्ट्री को स्टोरी कहकर अभिव्यक्त किया है। इतिहास मनुष्य का सच्चा शिक्षक होता है, जो कि समाज के भविष्य के बारे में हमें जानकारी देता है। इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं और हिस्ट्री का संबंध ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से है। हिस्टोरिया का अर्थ होता है पूछताछ या शोध करना। जब हम किसी वस्तु के इतिहास की बात करते हैं तो उस वस्तु से संबंधित पूछताछ कर रहे होते हैं, उसके बारे में शोध कर रहे होते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे होते हैं। वास्तव में उस वस्तु के इतिहास के बारे में जानना ये हमारा मंतव्य होता है। प्राचीन ग्रीक इतिहासकारों हेरोडोटस, थ्यूसिडाइटस आदि ने इतिहास को सटीक तरीके के रूप में अपनाना शुरू किया। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है? इति प्लस ह प्लस आस, इन तीन शब्दों से मिलकर इतिहास बना है। ऐसा ही था, ऐसा ही हुआ था। इससे स्पष्ट है कि इतिहास का संबंध अतीत से है। समाज के उज्जवल भविष्य के लिए हमें अतीत का इतिहास जानना बहुत जरूरी होता है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच सेतु का काम करता है। इतिहास मानव जीवन का मूल्यात्मक विकास है। इतिहास विचारधारा का इतिहास होता है और ऐसी विचारधारा जो कि समसामयिक होती है, उसी विचारधारा के बारे में इतिहास लिखा जाता है। इतिहास संबंधी जितने भी विचार हैं वो दार्शनिक, धार्मिक, नैतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं। इतिहासकार समसामयिक रुचि और आवश्यकता के अनुसार अतीत की घटनाओं का निरूपण करता। इतिहास किसी भी जाति या राष्ट्र का गतिशील इतिहास होता है और उसी इतिहास का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। इतिहास में अतीत की घटनाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में घटित होती हैं, जिनका संबंध वर्तमान से होता है। इतिहास की घटनाएं केवल घटित ही नहीं होती, उसमें अतीत के साथ साथ उनकी वर्तमान की स्थिति भी प्रकट होती है। इतिहास मानव के अतीत का अध्ययन करता है। अतीत में जो लिखित दस्तावेज हैं वो भी इतिहास के अंतर्गत वर्णित होते हैं। इतिहास एक बौद्धिक गतिविधि है, तथ्यों का विवरण है जिसमें वास्तविकता निहित होती है। इतिहास अनुशासित शोध का भी एक रूप है, जिसके द्वारा मानव मस्तिष्क अपनी जिज्ञासा को शांत करता है। इतिहास के बारे में विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जॉन ह्यूजिंगा ये इतिहास के बारे में लिखते हैं कि इतिहास एक बौद्धिक गतिविधि है जिसमें कुछ तथ्य
और वास्तविकता निहित रहती है। इतिहासकार अतीत का भाषण एकीकरण कर देता है ताकि इसे अधिक संतोषजनक रूप से स्पष्ट किया जा सके। ह्यूजिंगा ने इतिहास को बौद्धिक गतिविधि बताया। वो कहते हैं कि इसमें कुछ तथ्य होते हैं, कुछ वास्तविकता होती है और अतीत के भाषण का वर्तमान संदर्भ में इतिहास एकीकरण कर देता है। और जब हम अतीत और वर्तमान दोनों को समन्वित रूप में ग्रहण करते हैं तब हमारी संतोषजनक प्रगति होती है। R.N. क्लैंगवुड ये भी सशक्त इतिहासकार माने जाते हैं। इन्होंने माना है कि इतिहासकार ऐतिहासिक अभिनेता के विचारों की पुनरावृत्ति कर अतीत का पुनर्निर्माण करता है। इतिहास में जो अग्रणी नेता रहे होते हैं, जो अपनी अभिनयता के माध्यम से विचार प्रकट करते हैं, तो उन विचारों की पुनरावृत्ति होती है और उन विचारों की पुनरावृत्ति करने के बाद अतीत का पुनर्निर्माण किया जा सकता। ये क्लैंगवुड की धारणा है। E.H. कार ये भी एक प्रभावशाली इतिहासकार हैं। इन्होंने माना है कि इतिहासकार और तथ्यों के बीच अंतरक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत संवाद है। कभी ना समाप्त होने वाला, लगातार चलने वाला वर्तमान और अतीत के मध्य एक संवाद उन्होंने इतिहास को माना। तथ्यों के बीच में अविच्छिन्न प्रक्रिया चलती रहती है और उस प्रक्रिया में से एक संवाद पैदा होता है। उस संवाद को E.H. कार ने इतिहास की संज्ञा दी है। प्रोफेसर रेनियर ये लिखते हैं कि इतिहास समाजों की यादें हैं। समाज में जो क्रियाएं होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, अनुभव होते हैं, उन सबको एक स्मृति के रूप में इतिहास हमें स्मरण करवाता है। तो इसीलिए रेनियर ने उसे समाज की यादों के रूप में रूपायित करने की कोशिश की है। नेपोलियन बोनापार्ट इतिहास झूठ पर सहमत होने का एक समूह है। लॉयड एक्टन कहते हैं कि इतिहास मानव स्वतंत्रता की अनकही कहानी है। अर्थात जब हम स्वतंत्रता के पहलुओं का विस्तार लेते हैं तो एक छिपी हुई कहानी उस इतिहास के मध्य रूपायित की जा सकती है। तो इन परिभाषाओं के आलोक में हम इतिहास के महत्व को रेखांकित कर सकते हैं। इतिहास मानव समाज का विज्ञान है, अर्थात इसमें समाज की गतिविधियों का निरूपण किया जाता है, समाज की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का अनुशीलन किया जाता है। इसीलिए ये समाज और विज्ञान दोनों का एक समन्वित पक्ष माना जा सकता है। इतिहास समाजों की यादें हैं, जैसे रेनियर ने कहा। इतिहास मानव स्वतंत्रता की अनकही कहानी है, ये लॉर्ड एक्टन ने ये परिभाषा दी है। इतिहास में हम प्राचीन संस्कृतियों की जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारी संस्कृति के कौन कौन से पहलू हैं, कौन से वर्चस्व हैं, उसमें कौन कौन सी गतिविधियां अग्रणी रही हैं, इन सब की जानकारी हमें इतिहास के माध्यम से प्राप्त होती है। इतिहास मानव प्रजातियों का संगम है, क्योंकि बहुत सारी प्रजातियां हमारी इस धरती पर विकसित हुई हैं और उन प्रजातियों के बारे में जानना ये इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग स्वीकारा गया है। इतिहास का संबंध विभिन्न भाषाओं और लिपियों से होता है, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि हमारी सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है, जो कि भारोपीय भाषा परिवार से निसृत हुई है, और कैसे अलग अलग भाषाएं उसी भाषा में से निकलती होती हुई एक
अलग स्वरूप धारण कर लेती हैं। जैसे समुद्र में से बहुत सी नदियां निकलती हैं, बहुत सी नदियों का पानी समुद्र में जाता है, उसी तरह से भाषाओं का विकास होता है। इतिहास भिन्न भिन्न धर्मों की जन्म भूमि है। कौन सा धर्म कितना प्राचीन है, किस धर्म में कौन सी मान्यताएं सम्मिलित हैं, किन मान्यताओं के आधार पर उस धर्म का विकास हुआ है, ये सब जानकारी हमें इतिहास के माध्यम से प्राप्त होती है। इतिहास में लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपना महत्व है। आप देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में किन किन संस्थाओं का योगदान रहा, समाज की समस्याओं से निजात पाने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं आगे आई। तो ये सब संस्थाओं का इतिहास हमें बताता है कि किस समय किसका प्रतियोग रहा है, किसका आधिपत्य रहा है और कौन सी संस्था अग्रणी होकर आगे प्रगति के रास्ते पर बढ़ी है। ये भी हमें इतिहास के माध्यम से पता चलता है। इतिहास कला और वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इतिहास के माध्यम से ही साहित्य का विकास होता है। साहित्य और इतिहास ये दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। इतिहास साहित्य का जन्मदाता है। साहित्य में इतिहास का अनुकरण किया जाता है। आप देखते हैं कि जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो अतीत, वर्तमान और भविष्य, साहित्य में भी अतीत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों को एक संपूरक रेखा के रूप में जानने की कोशिश की जाती है। इतिहास विज्ञान को भी विकसित करता है। इतिहास विविधता में एकता को स्थापित करता है। इतिहास हमारे उज्जवल भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो इतिहास वास्तव में अतीत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों का बोध करवाता है। वही इतिहास कला के साथ समन्वित है, साहित्य के साथ समन्वित है, विज्ञान के साथ समन्वित है और भावनाओं के साथ, विचारों के साथ, कल्पना के साथ इतिहास का योगदान अन्यतम कहा जाता है। इतिहास अपने आप में संपूर्ण है और अपनी संपूर्णता में ही उसे दर्शन की उपमा दी जाती है। इतिहास कब दर्शन बन जाता है? इतिहास को जानने के लिए हमें किन किन तथ्यों को जानना अनिवार्य है। एक तो इतिहास को जानने के लिए हमें घटनाओं की गहराई तक जाना पड़ता है। घटनाएं कब घटित हुई, क्यों घटित हुई, कैसे घटित हुई, उन घटनाओं के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, उस सारी प्रक्रिया को जानना ये इतिहास का महत्वपूर्ण अंग है। इतिहास में परंपराओं का भी अध्ययन किया जाता है। इतिहास अनुसंधान है, खोज है, गवेषणा है। इतिहास हिस्टोरियोग्राफी है, अर्थात ये सभी पहलू इतिहास के माध्यम से ही समन्वित किए जाते हैं, जाने जाते हैं, उनका विकास किया जाता है। तो इतिहास दर्शन की संज्ञा कब ले लेता है? इतिहास को हम दर्शन कब मानते हैं? जटिल से जटिल मानव जब अपने मस्तिष्क का अध्ययन करता है, मस्तिष्क को जानता है, तो उसकी चिंतन शैली समानता और आवर्तन संबंधी नियमों पर आधारित होती है। आप देखते हैं कि इतिहास का जो वास्तविक अध्ययन है वो संस्कृतियों का अध्ययन माना जाता है। इतिहास मूल चेतना और उपलब्धियों पर बल देता है। इतिहास दर्शन की प्रवृत्ति है। इतिहास विश्व का एकीकरण है। इतिहास लेखन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इतिहासकार के मन पर यत किंचित प्रभाव डालता है और उसी प्रभाव के तले वो दर्शन की संज्ञा में प्रविष्ट हो जाता है। वास्तव में यही इतिहास दर्शन है। इसी इतिहास दर्शन की प्रवृत्ति वो तर्कपूर्ण विवेचन के छोरों का संस्पर्श करती है, क्योंकि इतिहास विश्लेषण की एक गतिविधि है। मानव समाज में असंख्य घटनाएं घटित होती हैं
उन घटनाओं के चिरंतन नियमों की खोज इतिहास दर्शन में की जाती है और इतिहास दर्शन का संबंध मानव सभ्यता के शाश्वत सत्य से होता है। इतिहास दर्शन के बारे में विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। उन परिभाषाओं पर विचार करना अनिवार्य है। इतिहास का दार्शनिक अध्ययन इतिहास दर्शन कहलाता है। इतिहास की दशा, दिशा इत्यादि की जिम्मेदारी जिन तत्वों पर होती है, उन तत्वों की खोज इतिहास के द्वारा की जाती है। हम इतिहास दर्शन शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? हीगल ने अपनी पुस्तक फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में इसे बड़े विस्तार के साथ विवेचित किया। विश्वात्मा के विकास की स्थितियों पर उन्होंने प्रकाश डाला। हीगल का जो इतिहास का सिद्धांत है वो विश्वात्मा के दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित है। मानव सभ्यता के इतिहास के साथ साथ संस्कृतियों का अनुक्रम, मानव उपलब्धियों का विश्लेषण, ये सब इतिहास की संज्ञा पर आधारित होता है। हीगल जब इतिहास दर्शन की व्याख्या करते हैं तो वो कहते हैं कि प्रत्येक विचार, प्रत्येक घटना परस्पर दो विरोधी नीतियों के माध्यम से संघर्ष ग्रहण करती है। अर्थात दो विरोधी नीतियां एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करती हैं। वाद किसी वस्तु का होना जो कि हमारे अस्तित्व, हमारी गरिमा को स्पष्ट करता है। प्रतिवाद जो वह नहीं है उसकी वो कोशिश करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाद और प्रतिवाद के बीच में जो तथ्य निहित होता है, जब होना और ना होना इन दोनों का आपस में मिलन होता है, ये दोनों परस्पर संवर्धित होते हैं, तभी संवाद का जन्म होता है। वाद, प्रतिवाद और संवाद, होना, ना होना और एक नए रूप में होना, जिसे हम संवाद की संज्ञा देते हैं। तो इतिहास दर्शन के बारे में विद्वानों ने अपना अपना मत प्रकट किया। हर्बर्ट स्पेंसर ये इतिहास दर्शन को मानते हैं कि विकास के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए समस्त विश्व के साथ तत्व को शक्ति माना। शक्ति के दो पक्ष लेकर वो सामने आते हैं, एक द्रव्य और दूसरा गति। कहते हैं द्रव्य और गति की प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप सृष्टि का विकास होता है, उसका विनाश होता है। इन्होंने दो प्रकार की शक्ति मानी है, एक द्रव्य के रूप में और एक गति के रूप में। और विकास के सिद्धांत की व्याख्या तात्विक शक्ति के रूप में ग्रहण की है। वो कहते हैं उसी तात्विक शक्ति से सृष्टि का विकास भी होता है और सृष्टि का विनाश भी होता है। इसी तरह से कार्ल मार्क्स, जो कि जर्मनी के मूलभूत दार्शनिक माने गए हैं, उन्होंने विकासवाद की व्याख्या में द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को आधार माना है। वो कहते हैं प्रकृति के सारे उपाय परस्पर विरोधी तत्व होते हैं और जिनके पारस्परिक द्वंद्व से सृष्टि का विकास होता है। विकासवाद की व्याख्या करते हुए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को उन्होंने प्रगति का आधार माना है, प्रक्रिया का आधार माना है। वो कहते हैं सारे तत्व आपस में विरोधी होते हैं और जब उनमें द्वंद्व होता है, संघर्ष होता है, तभी वास्तव में सृष्टि का विकास होता है। इसी तरह से आर्नल्ड ट्रायनबी भी यही कहते हैं कि विश्व की सभी सभ्यताओं और संस्कृति की व्याख्या करते हुए सामाजिक विकास की प्रक्रिया का स्पष्टीकरण जाति, वातावरण और सृजनात्मक व्यक्तित्व के आधार पर किया जाता है। किसी भी समाज को जब हम सक्रिय देखते हैं तो वह परिस्थितियों के दबाव से सक्रिय होता है और परिस्थितियां इसी दबाव के कारण चुनौती के रूप में और प्रत्युत्तर के रूप में उभर कर सामने आती हैं। तो इतिहास दर्शन के बारे में विभिन्न विद्वानों के विचारों और धारणाओं को अगर हम सामूहिक रूप से जानना चाहें तो उसे हम दर्शन की संज्ञा देते हैं। विदेशी विद्वानों ने इतिहास दर्शन को फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री के रूप में प्रकट किया। वॉल्टेयर महोदय
ये इतिहास दर्शन का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि जो कि वैज्ञानिक इतिहास तक ही सीमित हो जाता है। इतिहास दर्शन को उन्होंने विज्ञान के सम्मत कटघरे में लाकर उसे विज्ञान सम्मत बनाने की कोशिश की है। अर्थात प्रायोगिक विधा के रूप में जब हम इतिहास की व्याख्या करते हैं तो वह इतिहास दर्शन के रूप में जाना जाता है। संभवतः इतिहास और इतिहास दर्शन, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, इनकी व्याख्या आज आपके समक्ष प्रस्तुत की। इन्हीं शब्दों के साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।